हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स का होता है, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा मेन मोटिव रहेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इससे पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने विस्तार से बताया था कि एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए और उन सेम फंक्शन जो एक ही नाम से बनाए गए हैं उनको हम अलग अलग कार्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको याद ही होगा, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी C++ की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो लेक्चर अवश्य देख लेंगे। उसके बाद में ये वीडियो लेक्चर आप देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी वैसा ही है कि हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं और उनसे अलग अलग कार्य करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनके आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के द्वारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ओपन करते हैं अपना कोड एडिटर, जो कि है कोड ब्लॉक। इसमें मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स को लिखता हूं, हेडर फाइल्स को लिखता हूं और एक क्लास बनाते हैं अपने टेस्ट के नाम से। इसमें दो डेटा मेंबर लेता हूं मैं, इंट a और b। दो मैंने क्या लिए, डेटा मेंबर लिए। और पब्लिक जो सेक्शन है उसमें मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, टेस्ट क्लास के नाम के जैसा होता है। ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है। फिर मैं बनाता हूं टेस्ट, एक आर्गुमेंट के साथ में कंस्ट्रक्टर इंट x। ये कैसा है? पैरामीटर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हम और क्रिएट कर लेते हैं दो पैरामीटर के साथ में, इंट x इंट y। दो पैरामीटर के साथ में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और इनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए अपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं void disp के नाम से। तो यहाँ आप देख पाएंगे, क्या देखेंगे सर, कि हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, उसमें दो प्राइवेट डेटा मेंबर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर विजिबिलिटी मोड नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सभी मेंबर क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। पब्लिक में हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब देखिए, सभी का नाम सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट की संख्या डिफरेंट है। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा। अब हम बारी बारी से इन सभी कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन जो हमने बनाया है उसको कर लेते हैं क्लास के बाहर डिफाइन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को मैं डिफाइन करता हूँ, तो मैं लिखूँगा टेस्ट, किस नाम से है? टेस्ट स्कोप रेजुलेशन, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है? टेस्ट। इसको डिफाइन करते हैं। इसमें जो कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो मैं दो डेटा मेंबर a के लिए 0 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और b के लिए भी मैं 0 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। a के लिए भी 0 और b के लिए भी 0। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू असाइन कर दी है। अब वन आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू असाइन करते हैं टेस्ट इंट x। इसको डिफाइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, a और b की सेम वैल्यू ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, a बराबर b बराबर x। जो x को वैल्यू मिलेगी वो b को ट्रांसफ़र हो जाएगी और जो b को वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू a को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तीसरा कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं टेस्ट। ये टेस्ट नहीं है, ये भी यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने बड़ा लिखा है तो आपको बड़ा ही लिखना है। टेस्ट स्कोप रेजुलेशन टेस्ट, ये दो आर्ग्यूमेंट का है, इंट x इंट y। ये क्या करेगा, अपन चाहते हैं
x की वैल्यू a पे ट्रांसफ़र हो जाए और b पर y की वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा और ये इसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, a बराबर x और b बराबर y। अब डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। वॉइड टेस्ट स्कोप रेजुलेशन फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प नाम है। इसका काम क्या है, सी आउट करना किसकी, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ए से, और सी आउट वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी और बी से। इसका कार्य इतना ही था। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ये हमें भली और भांति पता है। तो क्लास का नाम है टेस्ट और मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ए क्लास के लिए ए ऑब्जेक्ट। पहले ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इससे क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कॉल्ड, क्योंकि विदाउट आर्गुमेंट का है तो ए को यहाँ से 0 मिल गया है और बी को भी 0 मिल गया है। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं अपने टेस्ट बी नाम से। ये क्या हुआ, अब ये दूसरा कंस्ट्रक्टर जो एक आर्गुमेंट का था वो कॉल हुआ है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, एक आर्गुमेंट भी पास आपको करना पड़ेगा। आर्गुमेंट की वैल्यू जैसे मैंने कर दी 100। अब करते हैं टेस्ट सी, किस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट सी। ठीक है, टेस्ट सी किया मैंने और इसमें चूंकि 2 आर्गुमेंट पास करने हैं, ए को कर देते हैं 100 और बी को कर देते हैं 200। अब इनका आउटपुट चाहिए अपने को, तो पहले किसके लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए अपन वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो कॉलिंग कैसे करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को ए डॉट डिस्प, फिर सी आउट किसके लिए, ऑब्जेक्ट बी के लिए, क्या लिखेंगे, बी डॉट डिस्प। उसके बाद में किसके लिए, सी आउट ऑब्जेक्ट सी के लिए, क्या लिखेंगे, सी डॉट डिस्प। इतना सिंपल है। और रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न 0, और इसको करके देख लेते हैं रन। यहाँ मिस्टेक आई है, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सेमीकोलन का यूज हमने नहीं किया है, यहाँ भी नहीं किया है। अब इसको करते हैं रन, तो आप देख पाएंगे ऑब्जेक्ट ए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट ए, ये देखिए ऑब्जेक्ट ए, वैल्यू ऑफ ए इज कितनी है, 0 है। इसको थोड़ा सा अपन करते हैं फॉर्मेटिंग ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये \n कर देता हूँ और थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए, और इसको लगाता हूँ \n और थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये देखिए अब अच्छा लग रहा है, सही है। तो ऑब्जेक्ट ए, ये देखिए ऑब्जेक्ट ए, वैल्यू ऑफ ए इज 0, वैल्यू ऑफ ए 0 दी थी हमने, वैल्यू बी की भी कितने दी थी, 0। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर ऑब्जेक्ट बी के लिए, ये देखिए बी के लिए ए की वैल्यू भी 100, ये देखिए, और बी की वैल्यू भी कितनी 100 है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सी के लिए हमने ए के लिए 100 करी है, बी के लिए 200 करी है। ये देखिए ए के लिए 100 करी है, बी के लिए कितनी करी है, 200 करी है। तो कोई भी आपको इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम किसी कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकते हैं, ओवरलोड आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपने को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।